चलो बहुत दिन से हिंदी में वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज हिंदी में वीडियो बनाते हैं। कल ही 26 जनवरी था, तो मुझे लग रहा है थोड़ा हिंदी बोलने का मन है। ओके, और आज बाहर भी आई हूँ शूटिंग करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इटली में कैसे स्टडी करना, हाउ एग्जैक्टली टू स्टडी इन इटली, हाउ एग्जैक्टली टू अवेल फ्री एजुकेशन इन इटली, स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम रहता है, एडमिशन का क्या सिस्टम रहता है, ऑल्सो फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट्स, बैचलर स्टूडेंट एंड मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स। ओके, सो कोई एक सर्टेन फॉर्मेट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि मैं स्टूडेंट्स को सेशन देती हूँ, 1-to-1 सेशंस देती हूँ, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। नए हो मेरे चैनल पे, पहली बार आए हो, पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना। टारगेट है 1,10,000 सब्सक्राइबर्स करने का, वो हेल्प करना है तुम लोगों को अचीव करने में। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली 5 कोर्सेज के लिए बेसिकली स्टूडेंट आते हैं स्टडी करने के लिए। एक हो गया मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स, एक हो गया अपना बैचलर्स डिग्री, एक हो गया अपने पीएचडी वाले, एक हो गया अपने मेडिसिन एंड सर्जरी वाले, और एक हो गया अपने फाउंडेशन कोर्स वाले। ओके, फाउंडेशन कोर्स वाले कौन? जिनकी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन नहीं है और जिनका कोई नॉलेज गैप है और उनको बैचलर करने से पहले 1 ईयर का कोर्स करना पड़ता है। ओके, तो अगेन फाउंडेशन कोर्स जो होती है उसकी फीस ज़्यादा होती है। स्कॉलरशिप्स इंडिविजुअली अगर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो होती है, लेकिन फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम नहीं है फाउंडेशन कोर्स के लिए। सेकेंड आ जाते हैं मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट के लिए। मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट के लिए वो सीधा साधा फंडा है कि जो पुराना उनका बैकग्राउंड है ना, उसके बेसिस पे ही मोस्टली उनको जज किया जाता है। जज आई मीन कि उनके डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट किए जाते हैं कि पहले क्या पढ़ा था, कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कितने मार्क्स थे उसमें। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ऑफ कोर्स फिर आपके मोटिवेशन लेटर पे और आपके रिज्यूमे पे भी आपका एडमिशन होता है। एंड इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स ये डिपेंड करेगा। ओके, मास्टर्स डिग्री वाले प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरिट स्कॉलरशिप ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं उनके लिए, और उनके लिए जो फ्री एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, जो रीजनल स्कॉलरशिप होती है, वो स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। अब तीसरे आ जाते हैं बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट। बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ अच्छी नहीं है। एक चीज़ अच्छी ये है कि उन्होंने 12th में कुछ भी पढ़ा हो, चलो कॉमर्स भी पढ़ा हो, साइंस भी पढ़ा हो, फिर भी अगर उनको बैकग्राउंड चेंज करना है, बैचलर्स में उनको अगर साइंस पढ़ा है बट वो अगर कॉमर्स एरिया में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। और अगर कॉमर्स पढ़ा है और अगर वो कोई ऐसा कोर्स लेना चाहते हैं जैसे मैथ्स से रिलेटेड लेना चाहते हैं, तो वो भी वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम कौन सा है? वो एग्ज़ाम है आपका TOLC एग्ज़ाम, जिसमें आधा से ज़्यादा बच्चे तो मैथ्स सेक्शन में ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं इंडिया की हूँ, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैथ्स को हम तवज्जो नहीं देते हैं। ओके, आई डोंट नो कहाँ से ये वर्ड याद आ गया मुझे एकदम से। अगर हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं मैथ्स सब्जेक्ट को, अगर हमने सपोज हमने साइंस लिया है तो ज़रूरी नहीं कि हमने मैथ्स भी पढ़ा होगा। ओके, TOLC में आता है मैथ्स। अब TOLC एग्ज़ाम जो होती है ना, वो TOLC एग्ज़ाम 3 तरह की होती है आपकी। TOLC I इंजीनियरिंग वालों के लिए, TOLC E हो गई आपकी इकोनॉमिक्स, फिनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इन लोगों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए। अब TOLC F जो होती है वो होती है साइंस वालों के लिए। ओके, और हमें कौन सा एग्जाम देना है? हमें देना है इंग्लिश TOLC F, इंग्लिश TOLC I, इंग्लिश TOLC E। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं, क्या ये एग्जाम दे देंगे तो फिर IELTS नहीं देना पड़ेगा? अरे ये दोनों डिफरेंट है। IELTS क्यों है? IELTS आपकी इंग्लिश देखने के लिए, इंग्लिश कैसी है, कैसे बोलते हो, कैसे लिखते हो, कैसे सुनते हो, ओके, कैसा प्रोडक्शन रहता है उसका स्पीकिंग का। ये एग्जाम क्या है? ये आपके नॉलेज चेक करने के लिए। ओके, सो इट एंट्रेंस एग्जाम जो आपकी एकेडमिक नॉलेज को चेक करती है, ना कि लैंग्वेज स्किल्स को चेक करती है। ओके, अब ये एग्जाम पे मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हुए ऑलरेडी मेरे चैनल पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं बात करूंगी इस पर। बैचलर्स वालों के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स है, बैचलर्स वाले कैसे फ्री एजुकेशन करेंगे? तो ऑफकोर्स बैचलर्स वालों के लिए जो आपकी इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप है, या रीजनल स्कॉलरशिप कह लो, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप कह लो, वो है ही उनके लिए अवेलेबल। दूसरी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल है, वो है मेरिट स्कॉलरशिप। लेकिन मेरिट स्कॉलरशिप ना सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं रहती है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में रहती है, कुछ में नहीं रहती है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फंडिंग, फीस, स्कॉलरशिप्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब के अंदर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन मेंशन। अब तीसरी है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये आपके लिए नहीं है। ओके, तो सबसे फ़ायदा अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो है मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। और फीस की अगर हम बात करें मास्टर्स और बैचलर्स की, तो लगभग सेम ही फीस रहती है। फीस 2400, 2500, 1000 यूरो, 1500 यूरो ऐसे लगभग, यानी कह लो तो आप 1.5 लाख 2 लाख सालाना फीस रहती है स्टूडेंट्स की। अब आ जाते हैं चौथी वाली चीज़ पे, दैट इज़ PhD। PhD का क्या सिस्टम है? तो PhD, पहली बात तो यहाँ पे सिस्टम ही दूसरा है यार PhD का। PhD का ये है कि PhD एज अ जॉब है यहाँ पे। ऑफकोर्स आप पढ़ते भी हो, पढ़ाई भी करते हो, जो बेसिक आपके रिसर्च की स्किल्स एंड नॉलेज है उसको उस पर भी काम करते हो, लेकिन ऐसा वर्क है आपके, क्योंकि आप लैब जाओगे, वो करोगे, प्रोजेक्ट्स करोगे,
या आप दूसरी कंट्री जाओगे क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन है किसी प्रोजेक्ट के लिए, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन हो और आपको उन सब चीज़ों में काम करना पड़े। तो पूरा टोटली वो जो रिसर्च कर रहे हैं ना, उनकी ऐसी नहीं लाइक कॉल ओपन है कि बस हाँ पीएचडी ले रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी, मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स, सब चीज़ में ले ही रहे हैं, हमेशा ले ही रहे हैं। डिपेंड करता है उनके पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और किस चीज़ पर उनको काम करना है प्रैक्टिकली, उस चीज़ के लिए फिर वो पीएचडी की जो पोजीशंस हैं वो निकालते हैं। ओके, पीएचडी वालों को भी तो फीस कुछ देनी नहीं, क्योंकि उनको उल्टा पैसा मिलता है ना। आपको खुश होना चाहिए, आपको तो उल्टा स्टाइफन मिलेगा। स्टाइफन मैं कह लूँ तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसे जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, उनके कंपैरिजन में थोड़ी कम मिलती है। 1200 यूरो 1100 यूरो के आसपास आपको मिलती है। आप अपनी जो मतलब पीएचडी है ऑफकोर्स अपने सुपरवाइज़र के अंडर में आके करते हैं, और वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे मैंने इंडिया में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने पीएचडी किया था कि सुपरवाइज़र सब्जी मंगा रहे हैं, घर में सब्जी कटवा रहे हैं, राशन मंगवा रहे हैं, है ना, घर पे टेंट लगवाना है, कुछ भी मतलब फंक्शन है तो उसमें काम करवा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल है, और ऑफ कोर्स सुपरवाइज़र को रहेगा कि बस आप काम करो, जितने टाइम आप आ रहे हो उतने टाइम काम करो, सिंसियरली काम करो, ये सब ये रहेगा। ओके, तो कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं है लाइक सुपरवाइज़र से कि आपका सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है और आपको पीएचडी दे ही नहीं रहा है, लाइक करने ही नहीं दे रहा है, आपको फिनिश नहीं करने दे रहा है। ओके, तो ये जो बदमाशी वाली चीज़ें होती है ना, जो कई लोग करते हैं हमारी कंट्री में, खुन्नस निकालते हैं, कुछ हो गया मना कर दिया आपने कुछ करने से, भाजी लाने के लिए मना कर दिया तो बोलेंगे फंसा ही देंगे तुमको, हम देंगे ही नहीं तुमको पीएचडी। ओके, तो आई थिंक वो चीज़ है उसमें। ओके, सो ये थी चारों जो अलग अलग कोर्सेज है उनकी एक सामरी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ तो बची गया, मेडिसिन एंड सर्जरी वाले, है ना, मेडिसिन एंड सर्जरी वाले रह जाते हैं हमेशा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मेडिसिन एंड सर्जरी वाले जो है ना, उनको अभी एट द मोमेंट जनवरी में कोई टेंशन नहीं, फरवरी में कोई टेंशन नहीं है, मार्च से टेंशन लो, अप्रैल से टेंशन लो। टेंशन किस चीज़ की कि प्री इनरोलमेंट ओपन हो रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई करनी है वहाँ का प्री इनरोलमेंट कर लो। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में अगर वो कह रहे हैं कि पहले प्री एडमिशन के लिए अप्लाई करो, तो पहले प्री एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो वेबसाइट में जाके। और अगर कह रहे हैं कि प्री एडमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली प्री इनरोलमेंट करो, तो डायरेक्टली प्री इनरोलमेंट कर दो। प्री इनरोलमेंट कब ओपन होती है? मार्च एंड में, अप्रैल में ओपन होती है। तो अभी आपका क्या काम है मेडिसिन वालों का? दो काम है। पहला काम है पढ़ाई करना, आईमेट की पढ़ाई करो, क्योंकि पूरा एडमिशन जो है उस पर ही डिपेंडेंट है आईमेट में कितने नंबर आएंगे। दूसरी चीज़ है आपको मेरिट स्कॉलरशिप्स की ध्यान रखना है कि मेरिट स्कॉलरशिप जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वहाँ पे ओपन है नहीं है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा न्यूज़ देखते रहना है, मेरी चैनल देखते रहना है ना, इंस्टाग्राम भी देखते रहना है कि क्या नया न्यूज़ आ रहा है मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड। ओके, तो आई थिंक यस, बस यही चीज़ें थी जो मेडिसिन एंड सर्जरी वाले स्टूडेंट्स को थी। इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और 12th में आपके कितने नंबर आए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, मिनिमम पास हो, 33 मार्क्स भी आए हैं, जैसे इंडिया में 33 मार्क्स है पासिंग मार्क्स, उतनी भी आए हैं आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका एडमिशन जो होगा वो आईमेट के बेसिस पे होगा। लास्ट चीज़, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए कि नहीं चाहिए, सबके यही क्वेश्चन होते हैं। और मैं तो वैसे कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि आइल्स दे दो। नहीं पता कब कौन सी यूनिवर्सिटी कह देगी अब मुझे इस साल से आइल्स चाहिए या इस सेशन से आइल्स चाहिए, जैसे एपियंजा को आइल्स चाहिए, सिएना को आइल्स चाहिए। ओके, सो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है वो आइल्स कंपलसरी है, तो कुछ कोर्सेज में भी कंपलसरी हो सकता है। जैसे बोलोनिया है, बोलोनिया में कुछ कोर्सेज में आइल्स कंपलसरी है, कुछ कोर्सेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चल जाएगा। मैं कितनी जल्दी बोलती हूँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चल जाएगा, और कुछ कोर्सेज में तो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो और अगर मेडिसिन एंड सर्जरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए आइल्स कंपलसरी नहीं है देना। ओके, लेकिन अगर आईमेट में बच्चों के नंबर इक्वल आते हैं, 2-3 बच्चों के नंबर इक्वल आ गए, तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स कंपेयर करेंगे। सब्जेक्ट में भी अगर इक्वल आ गए तो फिर सबसे एंड में आइल्स के मार्क्स चेक करते हैं, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट में हर बच्चे के नंबर जो इक्वली आ जाए, है ना। तो दैट्स इट गाइस, आई होप ये पूरा जो एक था आपके दिमाग में चारों में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो कहीं मिल ही नहीं रहे हैं आपको, इसके आंसर्स कमेंट में पूछो, ऐसे वाले क्वेश्चंस के मैं आंसर करूँगी। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन की पढ़ाई कैसे करनी है इटली में, उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो देख लो। स्कॉलरशिप क्या है वो देख लो, आइल्स चाहिए नहीं चाहिए वीडियोज़ देख लो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर मिल ही नहीं रहे कहीं आपको, वो आप कमेंट में पूछो, मैं दूंगी उसके आंसर। ओके, चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा सेशन लेना है मुझसे अगर 1-to-1, तो वेबसाइट पे जाओ, अब्रॉड स्टडी इन्फो। अब्रॉड स्टडी इन्फो पे आपको यूनिवर्सिटी की कोर्सेज़ की लिस्ट, डेडलाइंस, जैसे जैसे कोर्स ओपन होते हैं डेडलाइंस आती हैं, वैसे भी ब्लॉग्स जो है वो अपडेट होते हैं। इसके साथ साथ कोर्स खरीदना है स्टडी इन इटली विद स्कॉलरशिप का, वो कोर्स भी ले सकते हो। तो मैंने बेसिकली सारी सर्विसेज रखी हुई है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी जैसी क्षमता है, जैसी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से वो कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, वो सर्विसेज को ले सकते हैं। ओके, और सारी सर्विसेज में भले ही वो 1 लाख की हो या फिर वो कह लो कितने की है, 2000 की, 3000 की, कुछ भी है ना,
वो जितना दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, तो 1 लाख की कौन सी है? वैसे 1 लाख की नहीं एग्जैक्टली, 1 लाख से हल्की सी ज़्यादा है, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज है। अगर वो लेना चाहते हो अब्रॉड स्टडी इन्फो से, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में अगेन जा सकते हो। आप एक फॉर्म होगा इस वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे, वो फॉर्म को फिल करना और हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब धूप भी जा रही है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। सो टिल द टाइम, बाय, चाओ चाओ।